नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में स्थिति की समीक्षा के लिए आज इम्फाल में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि की गति सतत रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु और 55 घायल। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की। और दक्षिण पश्चिम मानसून समूचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी को आज सुबह राष्ट्रपति भवन में सलामी दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से उनका परिचय कराया। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। कंबोडिया नरेश 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उनकी अगवानी की। उनकी यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। दोनों देशों के बीच 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कंबोडिया नरेश की भारत यात्रा लगभग 6 दशक के बाद हो रही है। इससे पहले वर्तमान कंबोडिया नरेश के पिता 1963 में भारत आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति को सुलझाने के लिए इम्फाल में सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। श्री शाह कल रात गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इम्फाल पहुंचे। उनके साथ गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भी हैं। गृह मंत्री ने आज सुबह इम्फाल में 7 महिला संगठनों के प्रमुखों से बातचीत की। इनमें राजभवन में सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले संगठन भी हैं। इसके बाद श्री शाह ने नागरिक संगठनों के नेताओं और अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक की। श्री शाह आज शाम मणिपुर के इम्फाल में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह 3 दिन के मणिपुर दौरे पर कल रात इम्फाल पहुंचे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति का दबाव कम करने के प्रयासों के बीच वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि सतत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस आर्थिक नीतियों, मूल्यों में नरमी, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र, मजबूत कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर नीतिगत बल के कारण देश की आर्थिक वृद्धि गति सतत रहेगी। हालांकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर में गिरावट, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर नए दबावों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि के समक्ष नकारात्मक जोखिमों की भी आशंका है। रिजर्व बैंक की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखना और आर्थिक वृद्धि में सहयोगी बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू में आज एक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 55 घायल हो गए। दुर्घटना झज्जर कोटली क्षेत्र में हुई, जब अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिर गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मियों ने स्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस हादसे में तीर्थ यात्रियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।
शोक संदेश में उन्होंने हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के उपचार के लिए सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के झुंझुनू में सड़क दुर्घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कल झुंझुनू जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खाई में गिर जाने से 6 महिलाओं और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु पहाड़ी स्थित एक मंदिर से लौट रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर हैं और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इस वर्ष 26 फरवरी को आबकारी नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सेवा में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर वे विनम्रता से देशवासियों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। 2019 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रत्येक निर्णय और कदम आम लोगों के जीवन को सुधारने की इच्छा से प्रेरित रहा है। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में एक वेबसाइट का लिंक भी साझा किया है जिस पर विगत 9 वर्षों में देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने वेबसाइट पर जाकर इसे देखने का आग्रह किया है। इसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह उठाया जा रहा है, इसे प्रदर्शित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण का दौर बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, विश्व में भारत की स्थिति, आर्थिक सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। पार्टी महासचिव तरुण चुघ ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से एक जनसभा को संबोधित कर एक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस 9वें वर्ष पर एक महासंपर्क का कार्यक्रम शुरू किया है। ये महासंपर्क का कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक चलेगा और जिसकी शुभारंभ इस महासंपर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धरती से, अजमेर से कल एक जनसभा के महासंपर्क से शुरू कर एक महारैली वाला शुभारंभ करेंगे। इस तरह पूरे देश के अंदर 51 बड़ी महारैलियां होंगी, 500 से अधिक लोकसभा स्तर पर सभाएं होंगी, 600 से अधिक स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 500 से अधिक लोकसभाएं, 4000 से अधिक विधानसभाओं पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के लिए 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस अवसर पर सरकार की महत्वपूर्ण पहलों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं टीकाकरण,
कार्यक्रम इंद्रधनुष की। देश भर में नियमित टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी से प्रभावित नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में आए व्यवधान को दूर करना था। मिजोरम में भी इसे सक्रियता से चलाया गया, जहां दूर दराज के इलाकों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से पहुंच पाती हैं। विशेष रूप से पश्चिमी मिजोरम के आकांक्षी जिले मामित में जिला कार्यबल ने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। ब्यौरा हमारी आइजोल संवाददाता से। मामित जिले में गहन इंद्रधनुष मिशन के चौथे चरण के पहले और दूसरे राउंड में 9,934 बच्चों को टीका लगाया गया। ये संख्या लक्षित बच्चों का 91.1% है। 99% गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई गई। जिला प्राधिकारियों ने घर घर सर्वेक्षण का काम पूरा करने में मदद की और इसके अनुसार मिशन इंद्रधनुष सत्र चलाए गए। इसके साथ ही गहन पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया और कोविड रोधी वैक्सीन भी लगाई गई। महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण का संचालन बाधित हुआ था, क्योंकि घर घर जाकर अभियान सफल बनाना असंभव हो गया था। मिजोरम के जिला प्राधिकारी म्यांमार के शरणार्थियों तक भी पहुंचे और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके शिविरों तक वैक्सीन लगाने के लिए भेजा गया। आइजोल से आइडेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि यूरोप में युद्ध, उत्तरी सीमाओं पर चीनी सेना की तैनाती और पड़ोसी देश राजनीतिक और आर्थिक संकट भारतीय सेना के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन सशस्त्र बल इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बरकरार रखने के भारत के प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 144वें पाठ्यक्रम के समापन पर पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही। जनरल चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अपने स्थापना के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे करने का उत्सव मना रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में अगले 2 से 3 दिन में वर्षा और धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। हमारा जो अंडमान आइलैंड है, इंक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर, मानसून हैज कवर्ड टुडे ऑन 30th में, एंड ऑल्सो जो दक्षिण का जो है हम बे ऑफ बंगाल है, साउथ अंडमान सी, और सेंट्रल का कुछ पार्ट है कवर किया है। कंडीशंस बहुत फेवरेबल है बंगाल का खाड़ी के लिए, मानसून और आगे जाने के लिए। ये अभी जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं 2 से 3 दिन तक जो है, जैसे कामरिन एरिया भी आ सकता है और उसके साथ साथ केंद्रीय बंगोपसागर और उत्तर पूर्व बंगोपसागर को आ सकता है। तो अगर उत्तर पश्चिम भारत और बाकी भारत का बात करें तो हमारा जो वार्निंग है वो रहेगा, अभी 2 से 3 दिन रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा अपने प्राकृतिक सौंदर्य, मनमोहक समुद्र तटों, मिलनसार लोगों और अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी गोवा वासियों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। वर्ष 1987 में आज ही के दिन गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के माध्यम से 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है। चयन परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 इस वर्ष जुलाई में प्रक्षेपित किया जाएगा। कल श्रीहरिकोटा में दूसरी पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-1 के सफल प्रक्षेपण के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में स्थिति की समीक्षा के लिए आज इम्फाल में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
रिजर्व बैंक ने कहा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि की गति सतत रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु और 55 घायल। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज की और दक्षिण पश्चिम मानसून समूचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।